बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लॉ स्टूडेंट्स प्लेटफॉर्म। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे 26th अमेंडमेंट 2024। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में 26th अमेंडमेंट की गई है। उसमें कौन कौन सी चेंजेस की गई हैं, कौन कौन से प्रोविजंस ऐड किए गए हैं, कौन कौन से मजीद सेक्शंस ऐड किए गए हैं, कौन से सेक्शंस को अमेंड किया गया है, चेंज किया गया है, वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में समझेंगे। अब 26th अमेंडमेंट के जो बहुत ही कंट्रोवर्शियल प्रोविजंस हैं, जो मीडिया हेडलाइंस की भी जीनत बने रहे, में से सबसे पहले है कि अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ जस्टिस के प्रोसीजर में चेंज करना। सेकंड है सुप्रीम कोर्ट के जज की अपॉइंटमेंट में चेंजेस लाना। जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान की मेंबरशिप में चेंजेस करना। उसके साथ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स में कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस की एस्टेब्लिशमेंट करना। तो ये जो चेंजेस लाई गई, इन पे बहुत कंट्रोवर्सीज हुई, बहुत सारे प्रोटेस्ट हुए। अब इसके साथ साथ दूसरे और प्रोविजंस हैं जो ऐड किए गए, चेंज किए गए, जैसे कि आर्टिकल 9A ऐड किया गया, आर्टिकल 38F चेंज किया गया, आर्टिकल 179 चेंज किया गया, आर्टिकल 184 में एडिशंस की गई, आर्टिकल 186A चेंज किया गया, आर्टिकल 199 में एडिशन की गई, आर्टिकल 215 में एडिशन की गई। इन सबको हम एक एक करके समझेंगे। अब सबसे पहले है चेंज इन द अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को जो अपॉइंट किया जाता था वो पहले कैसे किया जाता था और अब 26th अमेंडमेंट के बाद कैसे किया जाता है। सबसे पहले देखते हैं कि जो 18th अमेंडमेंट हुई थी 2010 में, उस अमेंडमेंट से पहले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को आर्टिकल 177 के अंडर प्रेसिडेंट अपॉइंट करता था। वहां पर कोई भी ऐसी कंडीशन नहीं थी कि वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट का मोस्ट सीनियर जज होना चाहिए। बस ये था जो प्रेसिडेंट है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को अपॉइंट करेगा। अब 18th अमेंडमेंट 2010 के बाद आर्टिकल 175 ऐड किया गया, जिसके क्लास 3 के अंडर ये कहा गया कि जो प्रेसिडेंट है वो सुप्रीम कोर्ट के मोस्ट सीनियर जज को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनाएगा। इसके बाद रिसेंटली 2024 में 26th अमेंडमेंट की गई। इसके मुताबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के अपॉइंटमेंट प्रोसीजर को मुकम्मल चेंज कर दिया गया। इस अमेंडमेंट के मुताबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को कैसे अपॉइंट किया जाएगा, इसमें कुछ इस तरह होगा कि एक स्पेशल पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई गई है, जो कमेटी 2/3 मेजॉरिटी से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के लिए एक नेम नॉमिनेट करेगी सुप्रीम कोर्ट के 3 मोस्ट सीनियर जजेस से। यानी एक पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई गई है कि टोटल 12 मेंबर्स हैं। अब सुप्रीम कोर्ट के जो 3 मोस्ट सीनियर जजेस हैं, 3 जजेस में से किसी भी एक बंदे को वो नॉमिनेट करेंगे कि हम इसको चीफ जस्टिस बनाना चाहते हैं। 26th अमेंडमेंट से पहले क्या होता था, सुप्रीम कोर्ट का जो मोस्ट सीनियर जज होता था उसी को ही चीफ जस्टिस बनाया जाता था। लेकिन अब क्या होगा कि सुप्रीम कोर्ट के जो 3 मोस्ट सीनियर जजेस हैं उनमें से किसी भी एक जज का नेम नॉमिनेट किया जाएगा विथ 2/3 मेजॉरिटी। उसके बाद वो स्पेशल पार्लियामेंट्री कमेटी उस नेम को प्राइम मिनिस्टर के पास भेजेगी, प्राइम मिनिस्टर देखेगा और वो प्रेसिडेंट के पास भेज देगा और प्रेसिडेंट उसको चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अपॉइंट कर देगा। अब अगर जिस जज को नॉमिनेट किया गया है फॉर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, अगर वो डिक्लाइन कर देता है कि मैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नहीं बनना चाहता, तो नया नाम कंसीडर किया जाएगा मोस्ट सीनियर जज का। अब 26th अमेंडमेंट के बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को अपॉइंट करने का प्रोसीजर ये है, एक स्पेशल पार्लियामेंट्री कमेटी सुप्रीम कोर्ट के 3 मोस्ट सीनियर जजेस में से किसी एक जज का नाम नॉमिनेट करेगी, वो नेम वो प्राइम मिनिस्टर को भेजेगी, प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट को भेजेगा, प्रेसिडेंट उसको चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अपॉइंट कर देगा। अगर वो बंदा को नॉमिनेट किया गया है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के लिए वो डिक्लाइन कर देता है, तो एक नया नाम कंसिडर किया जाएगा मोस्ट सीनियर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट का। ये जो पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई गई है, इसकी कंपोजिशन क्या होगी। अब पार्लियामेंट्री कमेटी में टोटल 12 मेंबर्स होंगे, 8 मेंबर्स नेशनल असेंबली से होंगे और 4 मेंबर्स सेनेट से होंगे। इस पार्लियामेंट्री कमेटी में पाकिस्तान की जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं कि पार्लियामेंट में सीट्स हैं, को उन सीट्स के मुताबिक इस पार्लियामेंट्री कमेटी में मेंबरशिप मिलेगी। जैसे कि नेशनल असेंबली में सबसे ज्यादा सीट्स नून लीग की हैं, तो पार्लियामेंट्री कमेटी में भी सबसे ज्यादा मेंबर्स नून लीग के होंगे। इसी तरह उनकी सीट्स के मुताबिक उनको पार्लियामेंट्री कमेटी में मेंबरशिप दी जाएगी। अब 2024 में 4 सेनेट के मेंबर्स पार्लियामेंट्री कमेटी में ऐड किए गए हैं। कौन कौन सी पार्टीज के हैं, एक मेंबर पीटीआई का है, एक पीपी का, एक नून लीग का, एक जेयूआई का। ये 4 सेनेट के जो मेंबर्स हैं इनको पार्लियामेंट्री कमेटी का भी मेंबर बनाया गया है। इसी तरह नेशनल असेंबली के जो मेंबर्स हैं जिनको पार्लियामेंट्री कमेटी का मेंबर बनाया गया है वो कौन कौन सी पार्टीज के हैं, तो 3 मेंबर्स नून लीग के हैं, 2 मेंबर्स पीपी के, 1 मेंबर पीटीआई का, 1 मेंबर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का, 1 मेंबर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का। अब इन मेंबर्स को पार्लियामेंट्री कमेटी के लिए जो नॉमिनेट करेंगे वो इनके जो पार्टी लीडर्स हैं वो करेंगे।
पीपी का बिलावल भुट्टो है। अब पार्लियामेंट्री कमेटी मीटिंग्स कैमरा के अंडर हेल्ड की जाएंगी, लेकिन वो प्राइवेट में हेल्ड की जाएंगी और इनका रिकॉर्ड सेव किया जाएगा। अगर किसी भी चीफ जस्टिस को वो अपॉइंट कर रहे हैं, सारी बात है वो मीटिंग्स करेंगे और वो जो मीटिंग्स होंगी वो कैमरा के अंडर होंगी। अब 26th अमेंडमेंट के बाद जो पहली नॉमिनेशन है उसके लिए जरूरी है कि जो ऑलरेडी चीफ जस्टिस है उसके रिटायर होने से 3 दिन पहले एक नया नाम पार्लियामेंट्री कमेटी के पास सबमिट होना चाहिए। यानी अगर चीफ जस्टिस रिटायर हो रहा है उसकी रिटायरमेंट से 3 दिन पहले पार्लियामेंट्री कमेटी को सुप्रीम कोर्ट के 3 मोस्ट सीनियर जजेस के नेम्स सबमिट करने होंगे, तो वो उन पे कंसीडर करें और एक नया चीफ जस्टिस अपॉइंट करने के लिए गौर करें। पार्लियामेंट्री कमेटी जो भी डिसीजंस देगी वो वैलिड होंगे, भले ही उन 12 मेंबर्स में से एक मेंबर एब्सेंट है, एक सीट वेकेंट है। जैसे मैंने आपको बताया कि पार्लियामेंट्री कमेटी के टोटल 12 मेंबर्स होते हैं। अब अगर मेंबर एब्सेंट रहता है, फिर एक मेंबर को इलेक्ट ही नहीं किया गया था, सिर्फ 11 मेंबर्स को इलेक्ट किया गया था, फिर भी उनके जो डिसीजंस होंगे वो वैलिड माने जाएंगे और उनको किसी भी कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। ये था प्रोसीजर 26th अमेंडमेंट के मुताबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को अपॉइंट करने का। तो हम देखते हैं कि जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जो चेंजेस की गई हैं या फिर सुप्रीम कोर्ट के जज के अपॉइंटमेंट के प्रोसीजर को चेंज किया गया है, वो किस तरह किया गया है, कौन सी चेंजेस लाई गई हैं, वो हम देखेंगे। 18th अमेंडमेंट से पहले सुप्रीम कोर्ट के जज को कैसे अपॉइंट किया जाता था, उसके लिए आर्टिकल 177 था, जिसमें यह बताया गया था कि जो प्रेसिडेंट है तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की रिकमेंडेशन से सुप्रीम कोर्ट के जज को अपॉइंट करेगा। इतना प्रोसीजर था। अब इसमें कुछ डिसएडवांटेजेस ये पेश आती थी कि प्रेसिडेंट और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अपने ही लोगों को अपॉइंट करते थे। उसके बाद 18th और 19th अमेंडमेंट के बाद आर्टिकल 175 ऐड किया गया था। इसके क्लास 2 के मुताबिक एक जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान एस्टेब्लिश की गई। उस जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान में टोटल 9 मेंबर्स होते थे। सबसे पहले तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होता था, उस जुडिशल कमीशन का चेयरपर्सन या चेयरमैन होता था। उसके बाद 4 मोस्ट सीनियर जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट के 4 मोस्ट सीनियर जजेस होते थे। 3rd नंबर पर सुप्रीम कोर्ट के फार्मर जज को अपॉइंट किया जाता था या फिर फार्मर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को अपॉइंट किया जाता था जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का मेंबर बनने के लिए। इस चीज का डिसीजन कौन करता था कि फार्मर जज होना चाहिए या फार्मर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होना चाहिए, इसका फैसला करता था करंट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, जो हमने पहले नंबर पे देखा। वो 4 मोस्ट सीनियर जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट के साथ कंसल्टेशन करके डिसीजन लेते थे कि फार्मर जज को अपॉइंट किया जाए या फार्मर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को अपॉइंट किया जाए, और उनको जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का मेंबर बनाया जाता था 2 साल के लिए। उसके बाद है फेडरल मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस को मेंबर बनाया जाता था, और 5th अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान को मेंबर बनाया जाता था, और 6th नंबर पर है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सीनियर एडवोकेट को अपॉइंट किया जाता था, जिसको नॉमिनेट करती थी पाकिस्तान बार काउंसिल जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का मेंबर बनने के लिए 2 साल के लिए। ये टोटल 9 मेंबर्स हुए। ये सारे मिलके सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का एक नाम नॉमिनेट करते थे। उसके बाद वो पार्लियामेंट्री कमेटी को भेजते थे, पार्लियामेंट्री कमेटी प्राइम मिनिस्टर को भेजती थी, प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट को भेजता था, और उसके बाद प्रेसिडेंट उसको सुप्रीम कोर्ट का जज बना देता था। आज तक हम यही पढ़ के आए हैं, एग्जाम्स में भी हमने यही लिखा है। लेकिन अब रिसेंटली जो अमेंडमेंट हुई 26th अमेंडमेंट, उसमें इस चीज को भी चेंज किया गया है। अब जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान में कौन कौन सी चेंजेस की गई हैं 26वीं अमेंडमेंट के बाद, वो हम देखेंगे। आर्टिकल वही है 175 क्लास 2। इसमें सबसे पहला जो मेंबर होगा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होगा, जो चेयरमैन या चेयरपर्सन होगा। उसके बाद एक प्रिजाइडिंग जज होगा। तो हमने 4 मोस्ट सीनियर जजेस देखे थे वीडियो में। अब ये 4 मोस्ट सीनियर जजेस होंगे। उन 4 जजेस में से भी जो मोस्ट सीनियर जज होगा वो प्रिजाइडिंग जज होगा। नंबर पर है कि सुप्रीम कोर्ट के 3 मोस्ट सीनियर जजेस होंगे। तो हमने देखा कि फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान या फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट के जज को भी जुडिशल कमीशन का मेंबर बनाया जाता था, उस चीज को ओमिट कर दिया गया है 26th अमेंडमेंट में। 4th नंबर पर है कि फेडरल मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस होगा। 5th है कि अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान होगा, और 6th है कि सुप्रीम कोर्ट का सीनियर एडवोकेट होगा, जिसको पाकिस्तान बार काउंसिल 2 साल के लिए अपॉइंट करेगी। ऑलमोस्ट ये सारे लोग 18th अमेंडमेंट के बाद भी थे। 26th अमेंडमेंट के बाद मजीद मेंबर्स ऐड किए गए हैं इस जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान में। 7th नंबर पर है कि पार्लियामेंट के 4 मेंबर्स अपॉइंट किए जाएंगे। 2 मेंबर्स सेनेट से होंगे, 2 मेंबर्स नेशनल असेंबली से होंगे। तो 2 मेंबर्स सेनेट से हैं, उसमें भी एक मेंबर अपोजिशन से होगा और एक मेंबर रूलिंग पार्टी से होगा। नेशनल असेंबली में भी यही होगा। जो 2 मेंबर्स नॉमिनेट किए गए हैं उसमें भी एक मेंबर रूलिंग पार्टी का होगा और एक मेंबर अपोजिशन पार्टी का होगा। अब अगर नेशनल असेंबली डिसॉल्व हो चुकी है, 4 मेंबर्स ही सेनेट से होंगे। उस केस में 2 मेंबर्स अपोजिशन के होंगे और 2 मेंबर्स रूलिंग पार्टी के होंगे। 8th नंबर पर है कि जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान में एक वुमेन को मेंबर बनाया जाएगा। अगर वुमेन को मेंबर नहीं बनाया जा रहा तो नॉन मुस्लिम टेक्नोक्रेट को मेंबर बनाया जाएगा। अब इनको नॉमिनेट कौन करेगा?
इनको नॉमिनेट करेगा नेशनल असेंबली का स्पीकर 2 साल के लिए। अब ये टोटल मेंबर्स 13 हुए। 18th अमेंडमेंट के बाद वाली जो जुडिशल कमीशन थी उसमें टोटल मेंबर्स 9 थे। अब ये जुडिशल कमीशन के 13 मेंबर्स मिलके सुप्रीम कोर्ट के जज का नाम नॉमिनेट करेंगे। उसके बाद वो पार्लियामेंट्री कमेटी को भेजेंगे। पार्लियामेंट्री कमेटी प्राइम मिनिस्टर को, प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट को, और प्रेसिडेंट उसको सुप्रीम कोर्ट का जज अपॉइंट कर देगा। अब इसके बाद जो सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल चीज थी वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस बनाना। इस अमेंडमेंट्स के आने से पहले कहा जा रहा था कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स बन रही हैं, लेकिन अब कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स का कोई भी जिक्र नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर ही कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनाई गई है और इसी तरह हाई कोर्ट्स के अंदर भी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस बनाई गई हैं। सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनाने के लिए आर्टिकल 191A ऐड किया गया है। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट के बारे में बात करता है। पहले क्लास में इसकी कंपोजिशन बताई गई है। जो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान है तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस को नॉमिनेट करेगी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनाने के लिए। सुप्रीम कोर्ट के जो ऑलरेडी जजेस हैं, जजेस को ही नॉमिनेट करके कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनाएगी। उन जजेस का टाइम कितना होगा, उनकी कंपोजिशन कितने मेंबर्स पर मुश्तमिल होगी, ये चीज जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान डिटरमाइन करेगी। इस बेंच पे जजेस को अपॉइंट किया गया है, ये कितने टाइम तक रहेंगे, इस बेंच के लिए कितने जजेस होने चाहिए। इसमें फर्दर एक प्रोवाइजो है जो कहता है कि इस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के लिए हर प्रोविंस से इक्वल नंबर ऑफ जजेस को अपॉइंट किया जाएगा। यानी अगर एक बेंच 8 मेंबर्स पे मुश्तमिल है तो हर प्रोविंस से 2-2 मेंबर्स अपॉइंट किए जाएंगे। सेकंड क्लास में प्रेजाइडिंग जज के बारे में बताया गया है। जितने भी जजेस को नॉमिनेट किया गया है इस बेंच के लिए, जजेस में से सबसे सीनियर जो जज होगा वो उस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का प्रेजाइडिंग जज माना जाएगा। यानी अगर 8 जजेस को अपॉइंट किया गया है इस बेंच के लिए, 8 जजेस में से सबसे सीनियर जो जज होगा उसको प्रेजाइडिंग जज बनाया जाएगा उस बेंच का। थर्ड क्लास में कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की जुरिस्डिक्शन के बारे में बताता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच नीचे वाली जुरिस्डिक्शंस एक्सरसाइज कर सकती है। सबसे पहले ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन एक्सरसाइज कर सकती है अंडर आर्टिकल 184। अंडर आर्टिकल 184 के अंदर जो सुप्रीम कोर्ट के पास ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन थी अब वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के पास आ गई। सेकंड है एपीलेट जुरिस्डिक्शन अंडर आर्टिकल 185 क्लास 3 फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स जज्ड बाय हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल 199। एक तो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन इसके पास होगी और दूसरा एपीलेट जुरिस्डिक्शन होगी इन सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स में। यानी अगर एक मैटर पे किसी भी हाई कोर्ट ने जजमेंट दी थी और वो मैटर कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर है और उसकी अपील इस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के पास आई है, इस मैटर के ऊपर भी इस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को जुरिस्डिक्शन हासिल है। थर्ड है एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन अंडर आर्टिकल 186। आर्टिकल 186 के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के पास एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन भी है। यानी अगर प्रेसिडेंट एडवाइस लेना चाहता था पहले सुप्रीम कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट उसको एडवाइस दे देती थी। 26th अमेंडमेंट के बाद वो प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच से एडवाइस मांगेगा किसी भी मैटर के ऊपर और कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के पास एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन है कि वो एडवाइस दे सकती है। इस 26th अमेंडमेंट के बाद सुप्रीम कोर्ट के पास कोई भी ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन नहीं होगी, ना ही एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन होगी। एपीलेट जुरिस्डिक्शन होगी वो भी सिर्फ सिविल और क्रिमिनल केसेस में। इसी तरह जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है उसके पास ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन भी है, एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन भी है। एपीलेट जुरिस्डिक्शन है वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के पास सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स के ऊपर है। सिंपली अगर मैं आपको बताऊं तो सुप्रीम कोर्ट के पास जो एपीलेट जुरिस्डिक्शन है वो सिविल और क्रिमिनल केसेस में है और कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के पास जो एपीलेट जुरिस्डिक्शन है वो सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज के ऊपर है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के पास ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन भी है, एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन भी है। सुप्रीम कोर्ट के पास ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन भी खत्म हो गई, एडवाइजरी भी खत्म हो गई, एपीलेट जुरिस्डिक्शन है और वो भी सिविल और क्रिमिनल केसेस में। तो फोर्थ क्लास बेंच कंपोजिशन फॉर स्पेसिफिक मैटर्स। जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट से लेते हैं कि 8 जजेस की एक बेंच बना ली। जैसे हमने क्लास 1 में देखा था, जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट से कुछ जजेस को अपॉइंट करेगी और एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बना देगी। फोर्थ क्लास में कहता है कि उन 8 जजेस में से सबसे ज्यादा सीनियर होगा वो प्रेजाइडिंग जज होगा और उसके बाद 2 और सीनियर जजेस होंगे। ये 3 जजेस मिलके एक कमेटी बनाएंगे और ये कमेटी कम से कम 5 जजेस को अपॉइंट करेगी स्पेसिफिक मैटर्स को हियर और डिसाइड करने के लिए। यानी जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच 2 बना ली। उस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में से मोस्ट सीनियर है वो प्रेजाइडिंग जज होगा, उसके बाद 2 और मोस्ट सीनियर जजेस, 3 मिलके फर्दर 20 बेंचेस बनाएंगे। एक एक बेंच 5-5 मेंबर्स पे कंसिस्ट करेगी। वो कुछ स्पेसिफिक मैटर्स को देखेंगे। मिसाल के तौर पर एक बेंच है 10 मेंबर्स की, तो एक प्रेजाइडिंग जज 2 मोस्ट सीनियर जजेस ने मिलके 2 और अपनी कैपेसिटी में बेंचेस बना ली 5 मेंबर्स की। उनको कहा कि आप ये मैटर्स देखो, एक बेंच को कहा कि आप ये मैटर्स देखो। बेंच को अपॉइंट जुडिशल कमीशन ही करेगी। बनने के बाद फर्दर वो छोटी छोटी कमिटीज बनाएंगे, छोटी छोटी बेंचेस बनाएंगे। अपना सिस्टम स्मूथली चलाने के लिए वो प्रेजाइडिंग जज और 2 मोस्ट सीनियर जजेस बनाएंगे। 5th क्लास है ट्रांसफर ऑफ पेंडिंग केसेस।
26वीं अमेंडमेंट से पहले जितने भी केसेस, पिटीशंस, अपील्स, रिव्यू एप्लीकेशन सुप्रीम कोर्ट के पास फाइल्ड थे या पेंडिंग में थे, वो सारे कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को ट्रांसफर किए जाएंगे और कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ही उनको हियर करेगी और डिसाइड करेगी। सुप्रीम कोर्ट के यूरिसडिक्शन को बहुत ही कम कर दिया गया है। देखा जाए ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है ये भी सुप्रीम कोर्ट में ही बैठेगी। इस बेंच में जो जजेस होंगे वो भी सुप्रीम कोर्ट के ही होंगे। एक अलग बेंच है को कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का नाम दिया गया है। ऑलमोस्ट सारे मैटर्स सुप्रीम कोर्ट के ये देख रही है। इसके अलावा आर्टिकल 202A ऐड किया गया है जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ऑफ हाई कोर्ट्स के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस बनाई जाएंगे उसके बारे में बताया गया है। तो इसका क्लास 1 कहता है पाकिस्तान में जितनी भी हाई कोर्ट्स हैं उनके अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस बनाई जाएंगी और उन कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस में कुछ जजेस होंगे। उन जजेस को अपॉइंट करेगी जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान। किस प्रोसीजर के तहत? जो प्रोसीजर आर्टिकल 175A के क्लास 5 में बताया गया है। इसमें क्या चीजें बताई गई हैं? उसमें ये कहा गया है जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान है जो सुप्रीम कोर्ट के जज को अपॉइंट कर रही है। इसे हमने शुरू में पढ़ा, जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भी चेंज किया गया है। अब 13 मेंबर्स पे मुश्तमिल है। वो 13 मेंबर्स सुप्रीम कोर्ट के जज को अपॉइंट करेंगे। कौन से 13 मेंबर्स हैं? चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, प्रिजाइडिंग जज, 3 मोस्ट सीनियर जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, फेडरल मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस, अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान, सीनियर एडवोकेट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, 4 मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, वुमेन या नॉन मुस्लिम टेक्नोक्रेट। ये टोटल 13 मेंबर्स हो गए। अब ये सुप्रीम कोर्ट के जज के नेम को नॉमिनेट करते हैं। इन 13 मेंबर्स के साथ साथ अगर एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनाई जा रही है किसी भी हाई कोर्ट में, ये 13 मेंबर्स तो होंगे ही होंगे और इसके साथ साथ चीफ जस्टिस ऑफ प्रोविंशियल हाई कोर्ट होगा। जिस हाई कोर्ट में बेंच बनाई जा रही है उस हाई कोर्ट का एक चीफ जस्टिस होगा। उस प्रोविंशियल हाई कोर्ट का मोस्ट सीनियर जज होगा। प्रोविंशियल मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस होगा। उस प्रोविंशियल हाई कोर्ट का, यानी जिस हाई कोर्ट में ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनाई जा रही है उस हाई कोर्ट का एक सीनियर एडवोकेट होगा जिसका कम से कम 15 साल का एक्सपीरियंस हो। उसको इलेक्ट करेगी कंसर्न्ड बार काउंसिल, जैसे सिंध बार काउंसिल है या पंजाब बार काउंसिल, इलेक्ट करेगी 2 साल के लिए उस जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का मेंबर बनने के लिए। 13 मेंबर्स वो हो गए जो सुप्रीम कोर्ट के जज को अपॉइंट कर रहे थे। 4 मेंबर्स ये हो गए। 13 और 4 टोटल 17 मेंबर्स मिलके कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के लिए नेम्स नॉमिनेट करेंगे। उसके बाद वो पार्लियामेंट्री कमेटी को भेजेंगे। पार्लियामेंट्री कमेटी प्राइम मिनिस्टर को और प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट को। इस बेंच में कितने मेंबर्स होंगे, कितने टाइम तक होंगे, ये चीज डिटरमाइन करेगी जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान। टाइम टू टाइम डिटरमाइन करती रहेगी। इस साल कितने मेंबर्स होने चाहिए, इस साल इसका टाइम कितना होना चाहिए। जितने भी बेंच के लिए जजेस अपॉइंट किए गए हैं उनमें से जो मोस्ट सीनियर जज होगा वो उस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का हेड होगा। हाई कोर्ट्स की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस के पास अब ये पावर है कि वो अंडर आर्टिकल 199 ज्यूरिसडिक्शन एक्सरसाइज कर सकती हैं। अब जैसे हाई कोर्ट ज्यूरिसडिक्शन एक्सरसाइज करती थी अंडर आर्टिकल 199, अब कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ऑफ हाई कोर्ट ज्यूरिसडिक्शन एक्सरसाइज करेगी। मेन चीजें तो हमने क्लियर कर ली। कुछ ये आर्टिकल्स पढ़ते हैं जो छोटे मोटे आर्टिकल्स ऐड किए गए हैं या चेंजेस की गई हैं। सबसे पहला आर्टिकल जो ऐड किया गया है वो 9A है। कहता है क्लीन एंड हेल्दी एनवायरनमेंट। हर पर्सन के पास ये राइट है कि उसको एक क्लीन, हेल्दी और सस्टेनेबल एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जाए। उसके बाद है कि आर्टिकल 38 का क्लास F चेंज किया गया है। इस अमेंडमेंट से पहले आर्टिकल 38 का क्लास F क्या कहता था? कहता था कि एलिमिनेट रिबा एज अर्ली एज पॉसिबल। मुल्क से खुद यानी इंटरेस्ट जितना जल्दी हो सके खत्म किया जाए। अब अमेंडमेंट के बाद आर्टिकल 38 क्लास F में ये कहा गया है कि 1 जनवरी 2028 से पहले रिबा यानी सूद को कम्प्लीटली खत्म किया जाए, मुकम्मल तौर पर इसको खत्म किया जाए 2028 से पहले। इसके अलावा आर्टिकल 179 में चेंजेस की गई हैं। में बताया गया है कि जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है उसका जो टर्म है वो 3 साल तक का है। 3 साल तक वो अपनी ऑफिस होल्ड करेगा जब तक वो खुद रिजाइन नहीं दे देता या फिर 65 साल का नहीं हो जाता या फिर अगर उसने कोई वायलेशन की है उसको रिमूव नहीं किया जाता, तब तक वो 3 साल के लिए अपनी ऑफिस होल्ड करेगा। जैसे ही इसके 3 साल खत्म हो जाते हैं वो रिटायर हो जाएगा, भले ही वो 65 साल का नहीं हुआ हो। इस अमेंडमेंट से पहले सुप्रीम कोर्ट के जज का टाइम मेंशन था लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का टाइम मेंशन नहीं था। अब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के टाइम को भी मेंशन किया गया है कि वो 3 साल तक सर्व करेगा। जैसे ही इसके 3 साल मुकम्मल हो जाते हैं, ही वो रिटायरमेंट एज तक ना पहुंचा हो फिर भी इसको रिटायर किया जाएगा, या फिर अगर वो खुद रिजाइन दे देता है तो 3 साल मुकम्मल होने से पहले ही अपनी ऑफिस छोड़ देगा या 65 साल का हो जाता है। जब उसको चीफ जस्टिस बनाया गया वो 64 साल का था, साल के बाद ही वो 65 साल का हो गया, इसको हटाया जाएगा यानी वो एज तक पहुंच गया है। आर्टिकल 184 में भी एक एडिशन की गई है जिसमें एक प्रोवाइजो ऐड किया गया है जो कहता है कि सुप्रीम कोर्ट अज खुद यानी
अपनी मर्जी से कोई भी आर्डर नहीं दे सकती, कोई भी डायरेक्शंस, कोई भी डिक्लेरेशंस नहीं दे सकती अपना सुओ मोटो पावर इस्तेमाल करते हुए। सिर्फ उसी हद तक वो आर्डर, डायरेक्शंस या डिक्लेरेशंस दे सकती है जो चीजें एप्लीकेशन में फाइल की गई हैं। पहले ये होता था, सुप्रीम कोर्ट के पास सुओ मोटो पावर होता था। अगर किसी का भी फंडामेंटल राइट वायलेट हुआ है, अगर वो सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं आता, फिर भी सुप्रीम कोर्ट एक्शन ले सकती थी। लेकिन अब वो सुओ मोटो पावर खत्म किया गया है इसका। अगर इसके पास कोई एप्लीकेशन आती है और जो चीज एप्लीकेशन में डिमांड की गई है वही प्रोवाइड करेगी, उससे बढ़कर कोई रिलीफ नहीं देगी। आर्टिकल 186A में एक चेंज की गई है। आर्टिकल 186A बताता है कि सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है कि वो किसी भी केस, अपील या दूसरी प्रोसीडिंग्स को एक हाई कोर्ट से दूसरी हाई कोर्ट को ट्रांसफर कर सकती है या फिर एक हाई कोर्ट से अपनी तरफ ट्रांसफर कर सकती है, अगर उसको लगता है कि ये जस्टिस के लिए नेसेसरी है। अमेंडमेंट से पहले सुप्रीम कोर्ट के पास पावर था, लेकिन सिर्फ वो एक हाई कोर्ट से दूसरी हाई कोर्ट को ट्रांसफर कर सकती थी। लेकिन अमेंडमेंट के बाद वो हाई कोर्ट टू हाई कोर्ट भी ट्रांसफर कर सकती है और हाई कोर्ट तो सुप्रीम कोर्ट यानी अपने पास भी ट्रांसफर कर सकती है। आर्टिकल 199 में भी एडिशन की गई है। आर्टिकल 199 जो क्लास 1 था, उस क्लास 1 के बाद न्यू क्लास 1A भी ऐड किया गया है। वो हाई कोर्ट्स के एक्शंस पे लिमिट्स इंपोज करता है। इसी तरह सुप्रीम कोर्ट के ऊपर लिमिट्स लगाई गई हैं कि वो सुओ मोटो पावर इस्तेमाल नहीं कर सकती। इस क्लास में भी हाई कोर्ट्स के बारे में ये कहा गया है कि जो हाई कोर्ट्स हैं अपनी तरफ से, अपनी मर्जी से कोई भी डायरेक्शंस, डिक्लेरेशंस या कोई भी ऑर्डर्स नहीं दे सकती सुओ मोटो पावर इस्तेमाल करते हुए। सिर्फ वही रेमेडीज दे सकती है जो रेमेडीज की एप्लीकेशन में डिमांड की गई है। यानी हाई कोर्ट के पास 199 के अंडर जो सुओ मोटो पावर था वो भी खत्म कर दिया गया है। अगर किसी का फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है तो वो खुद के तौर पर भी रिट इशू कर सकती थी। आर्टिकल 215 में भी एडिशन की गई है। में एक प्रोवाइजो था, उस प्रोवाइजो के बाद एक नया प्रोवाइजो ऐड किया गया है जिसमें यह कहा गया है कमिश्नर है, इलेक्शन कमिश्नर, उसके साथ जो मेंबर्स हैं वो जिस ऑफिस को होल्ड करते हैं, भले ही का टाइम खत्म हो जाता है ऑफिस को छोड़ने का, फिर भी तब तक वो उस ऑफिस को होल्ड करेंगे जब तक नया कमिश्नर अपॉइंट नहीं किया जाता। इलेक्शन कमिश्नर और उसके साथ जो मेंबर्स होते हैं एक ऑफिस को होल्ड कर रहे होते हैं, जब उनका टाइम पूरा हो जाता है फिर भी वो ऑफिस को होल्ड करेंगे जब तक एक नया कमिश्नर और मेंबर अपॉइंट नहीं किया जाता। तो दोस्तों ये था हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। रिक्वेस्ट है कि करूंगा कि एक छोटा सा कोई सा भी कमेंट लाजमी कर दो और ये वाली भी इंस्ट्रक्शंस आप जरूर फॉलो करो। अगर आपको लॉ के रिगार्डिंग दूसरे सब्जेक्ट्स की वीडियोस देखनी है तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट विजिट कर सकते हैं, जहां पर सारे सब्जेक्ट्स की आपको अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएंगी। अगर आपको कोई रैंडम टॉपिक चाहिए लॉ के रिगार्डिंग, उस टॉपिक का नाम लिख के साथ में LSP लिख के सर्च करेंगे तो आपको मेरी वीडियोस मिल जाएंगी।